नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कंपनी के आईपीओ की जिसने भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम या यूं कह लें कि पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो वैल्यूएशन का एक बबल चलता है ना, उसको फिर से चर्चा में लेकर आया है। तो खबर क्या है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो खबर है लेंसकार्ट के मच अवेटेड आईपीओ की। आपको पता है बाजार में इनका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ आ चुका है और इसको एंकर इन्वेस्टर्स और शुरुआती रिटेलर से अच्छा सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है और विवाद है इसके कीमत को लेके, इसके वैल्यूएशन को लेके जो कंपनी बाजार से डिमांड कर रही है, मांग रही है। दरअसल लेंसकार्ट ने खुद को लगभग 70,000 करोड़ रुपए यानी कि 8 से 9 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन रखा है। और यहीं से सारे सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल ये है कि एक ऐसी कंपनी जो अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, फायदे के लिए संघर्ष कर रही है और जिसका मेन मार्केट अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है, क्या वो इतनी बड़ी कीमत की हकदार है? सोशल मीडिया से लेकर फाइनेंशियल एनालिस्ट तक सब इसी बात पे चिंता जाहिर कर रहे हैं कि कहीं यह भारत में स्टार्टअप यूनिकॉर्न का अगला ओवर वैल्यूएशन ट्रैप तो नहीं है। याद होगा आपको, अडानी के केस में भी ऐसा हुआ था जब अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों के शेयर प्राइस उनकी वास्तविक आय से, जो उनकी रियल अर्निंग है, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ा के मार्केट में उतारे गए थे। तो आज हम इसी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स को आसान भाषा में समझेंगे, जानेंगे कि कंपनी का असली मूल्य क्या है और इस आईपीओ के हाई प्राइस के पीछे की ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्या रीज़न है जो इसका आईपीओ इतना महंगा रखा गया है। लेकिन सबसे पहले हम लेंसकार्ट के सफ़र को समझ लेते हैं। देखिए, पीयूष बंसल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 2010 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। उनका लक्ष्य बहुत साफ था कि चश्मा पहनने के अनुभव को वो बदलना चाह रहे थे। भारत में चश्मों का बाजार सदियों से लोकल ऑप्टिशियंस के हाथों में रहा है और एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था। लेंसकार्ट ने इसमें टेक्नोलॉजी को शामिल किया। उन्होंने ऑनलाइन सेल, होम आई चेकअप्स और आकर्षक डिजाइन पर ध्यान दिया। आज कंपनी भारत समेत कई देशों में 2700 से अधिक फिजिकल स्टोर्स का एक नेटवर्क रखती है। वो चश्मे को केवल एक स्वास्थ्य संबंधी उपकरण नहीं बल्कि एक फैशन एक्सेसरी के रूप में मार्केट में पेश करने में सफल रहे हैं और कंपनी की ग्रोथ भी इसी वजह से काफ़ी प्रभावशाली रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024 तक कंपनी का रेवेन्यू लगभग 5,428 करोड़ तक पहुंच चुका है और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसके अलावा कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में जो उनके घाटे थे, उनके लॉसेस थे, उसको भी कम किया है। लेकिन किसी भी आईपीओ के लिए सिर्फ रेवेन्यू या ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी नहीं होता। असली चीज़ होती है कि प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन का गणित कैसा है। और यहीं पे इस कंपनी के आईपीओ के गणित में बड़ा लोचा है, क्योंकि इनका पीई रेशियो भयंकर हाई है, लगभग 230 गुना। अब सवाल ये है कि ये पीई रेशियो है क्या? देखिए, वैल्यूएशन का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है पीई रेशियो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सरल भाषा में कहें तो पीई रेशियो ये बताता है कि कोई निवेशक कंपनी के 1 रुपए की कमाई के लिए कितना रुपया देने को तैयार है। मान लीजिए कोई कंपनी 1 रुपये कमाती है और उसका शेयर जो है वो 100 रुपये का है, तो पीई रेशियो 100 है, यानी कि आप कंपनी का 1 रुपये की कमाई लेने के लिए अपना 100 रुपये लगाने को तैयार है। और लेंसकार्ट के केस में एनालिस्ट्स का अनुमान है कि इनका पीई रेशियो लगभग 230 गुना है, यानी निवेशक कंपनी के 1 रुपये की अर्निंग के लिए 230 रुपये लगाने को तैयार है। अब ये बहुत हाई, बहुत एक्सट्रीम वैल्यूएशन है, क्योंकि इसकी तुलना में भारत के जो कई दिग्गज एफएमसीजी या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, जो लगातार स्थिर प्रॉफिट भी कमा रही हैं, उनका भी पीई रेशियो 40 से 70 के बीच में रहता है। इसीलिए लोगों के कान खड़े हो गए। निवेशक थोड़ा सा अचंभित हैं कि इनका पीई रेशियो इतना हाई है, वैल्यूएशन ये इतना ज़्यादा दिखा रहे हैं, क्योंकि लेंसकार्ट अपनी तुलना टाइटन आई प्लस या किसी भी ट्रेडिशनल चश्मा कंपनी से नहीं कर रहा है, बल्कि खुद को ग्लोबल टेक कंपनीज की तरह ट्रीट कर रहा है, जो अक्सर शुरुआत में हाई पी रेशियो पर ट्रेड करती हैं, क्योंकि उनमें फ्यूचर ग्रोथ की भारी उम्मीद होती है। अब सवाल ये है कि क्या लेंसकार्ट का ग्रोथ स्कोप इतना बड़ा है कि वो 230 गुना पी रेशियो पर टिक सकता है? क्या यह बाजार के 90% और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को इतनी तेजी से ऑर्गेनाइज कर सकता है कि ये वैल्यूएशन सही साबित हो? और मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। इस आईपीओ में जो सबसे ज़्यादा विवाद पैदा कर रहा है वो है इनके प्रमोटर पीयूष बंसल के खुद के शेयरों को खरीदने का टाइमिंग। तो देखिए, हुआ ये है कि आईपीओ निकालने से कुछ महीने पहले पीयूष बंसल ने अपनी ही कंपनी का जो शेयर है, जो अभी तक उनके पास 4% था, उसमें 6% और ज़्यादा खरीद लिया और बढ़ा के अपना शेयर 10% किया। और उस समय जब ये शेयर खरीद रहे थे तो इन्होंने अपनी कंपनी का वैल्यूएशन रखा $1 बिलियन के आसपास। अब आप यहाँ पे गेम देखिए, जो फाउंडर खुद कुछ महीने पहले अपनी कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन मान रहा था, जब वो जनता के पास जा रहा है, उनसे कह रहा है अपना शेयर खरीदो, तो उनके बीच में अपनी कंपनी का वैल्यूएशन कितना रख रहा है? 8 से 9 बिलियन डॉलर। तो ये जो 8 गुना का वैल्यूएशन अचानक से बढ़ा है ना, ये लोगों के मन में संदेह पैदा कर रहा है और कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी मामला मान रहे हैं। उनका कहना यह है कि ये एक तरीके से वैल्यूएशन आर्बिट्रेज है कि मनमाने ढंग से आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो। यानी सीधे शब्दों में कहें तो फाउंडर जो है वो कम कीमत पर खरीदेगा, हाई प्राइस पे एग्जिट करेगा या फंड रेज करेगा, जिसमें उसको व्यक्तिगत रूप से तो हजारों करोड़ों का लाभ हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वैल्यूएशन गलत निकलती है तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका नुकसान भी होगा।
और जब सीएनबीसी जैसे चैनलों पे पीयूष बंसल से इस ओवर वैल्यूएशन पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा गोलमोल जवाब दिया कि ये तो इन्वेस्टर तय करते हैं। भैया वैल्यूएशन तो आप तय कर रहे हो, इन्वेस्टर को ज़बरदस्ती लपेट रहे हो। खैर ये इंसिडेंट या यूं कह लें कि ये आईपीओ जो भारत में एक समय में यूनिकॉर्न कंपनियों की वैल्यूएशन में बबल आया था उसको याद दिलाता है। याद होगा आपको पिछले कुछ सालों में पेटीएम हो गया, जोमेटो हो गया या और भी जो टेक बेस्ड स्टार्टअप थे, जब इनके आईपीओ लॉन्च हुए, इनकी लिस्टिंग हुई तो वो तो बहुत उत्साह के साथ हुई, लेकिन बाद में उनके शेयर उनकी आईपीओ प्राइस से काफ़ी नीचे आ गए। और इसका मेन रीज़न यही था, ओवर वैल्यूएशन। इन कंपनियों के पास रेवेन्यू ग्रोथ तो थी उस टाइम, लेकिन लॉन्ग रन में सस्टेनेबल प्रॉफिट की कमी थी। और लेंसकार्ट के मामले में भी सबको चिंता यही है कि कंपनी का 70,000 करोड़ का वैल्यूएशन एक उम्मीद पर आधारित है, इसके पीछे कोई सॉलिड फाइनेंशियल फंडामेंटल नहीं है। एक विश्लेषक ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो ये 70,000 करोड़ का वैल्यूएशन दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो पूरे दुनिया भर में इनके स्टोर्स हैं 2700 से ज़्यादा, उनमें से एक एक स्टोर की कीमत 25 करोड़ है, जबकि जो उनसे प्रॉफिट हो रहा है वो ऑन एवरेज 11 लाख रुपए सालाना के आसपास हो रहा है। अब आप सोच के देखो, आपकी कोई स्टोर है, आप उसमें 25 करोड़ लगा के केवल 11 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं, मतलब 1 लाख रुपए महीने से कम, तो फिर वो कैसे सस्टेनेबल प्रॉफिट दे सकता है? इससे अच्छा आप 25 करोड़ बैंक में रख दो, अगर वो 7-8% में इंटरेस्ट देगा तो भी आपको 2 करोड़ तो दे ही देगा साल में। तो अभी आप समझ पा रहे होंगे आई गेस कि ओवर वैल्यूएशन कैसे वर्क कर रहा है और कैसे ये गुब्बारा कभी भी फूट सकता है और इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हो सकता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जब सब कुछ इतना क्रिस्टल क्लियर है, ओवर वैल्यूएशन साफ साफ दिख रहा है, तो सेबी आखिर क्या कर रहा है? सेबी इसको रोक क्यों नहीं रहा है? देखिए बात यह है कि सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकता है, लेकिन किसी कंपनी का वैल्यूएशन कितना होगा ये सीधे तौर पे सेबी निर्धारित नहीं करता है। ये काम बाजार पे छोड़ दिया जाता है। सेबी ये देखता है कि कंपनी ने अपने सभी जो उसके रिस्क हैं, जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, उसको ढंग से डिस्क्लोज किया है या नहीं, कुछ छिपा तो नहीं रहा है। और अगर एंकर इन्वेस्टर, चाहे वो बड़े म्यूचुअल फंड हो या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूट के इन्वेस्टर्स हों, ये इस कीमत पर शेयर खरीदने को तैयार होते हैं, तो सेबी भी मान लेता है कि बाजार ने इस कीमत को एक्सेप्ट कर लिया है। अब फिर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये बड़े निवेशक, ये जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, ये पैसा लगा क्यों रहे हैं? अगर समस्या इतनी बड़ी है तो फिर एंकर इन्वेस्टर लगभग 3200 करोड़ का बड़ा हिस्सा इस लेंसकार्ट कंपनी का क्यों खरीद रहे हैं, इसके आईपीओ का क्यों खरीद रहे हैं? तो देखिए इसके पीछे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का अलग लॉजिक है। उनको लग रहा है कि जो लेंसकार्ट कंपनी है ये आज की कंपनी नहीं है। वो मान रहे हैं कि 90% जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है उसको ऑर्गेनाइज करने का इसके अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। उनको लग रहा है कि ये कंपनी मार्केट को कंसोलिडेट कर सकती है, यानी जो भी छोटे छोटे खिलाड़ी हैं या तो उनको खत्म कर देगी या उनको अपने साथ लिंक में जोड़ लेगी। और उनके हिसाब से लेंसकार्ट एक मजबूत ब्रांड है और ब्रांड की कीमत हमेशा से उसकी जो वर्तमान आय है उससे अधिक होती है। और फिर ये बड़े इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगले 5-10 वर्षों में कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी हासिल कर लेगी और ये वैल्यूएशन सही साबित होगी, इसीलिए वो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को अनदेखा कर सकते हैं। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि एंकर इन्वेस्टर के पास एक तो नुकसान झेलने की क्षमता हमसे आपसे बहुत ज़्यादा होती है, दूसरे उनको बाजार की जानकारी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमको, आपको या रिटेल इन्वेस्टर को जो अपनी क्षमता है उसके हिसाब से रिस्क लेना चाहिए, ना कि आंख मूंद के इन एंकर इन्वेस्टर्स को फॉलो करना चाहिए। तो कुल मिला जुला के बात यह है कि लेंसकार्ट का जो आईपीओ है ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट कम है, एक तरीके से बेट ज़्यादा है। ये उन निवेशकों के लिए है जिनको लगता है कि अभी भारत में डिजिटल फर्स्ट आईवेयर की कहानी अभी शुरू हुई है और लेंसकार्ट इस फ्यूचर मार्केट का सबसे बड़ा विजेता होगा। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो फिर तो आपको इसके आईपीओ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी जहां एक तरफ अपनी मजबूत ग्रोथ ट्रेजेक्टरी और ब्रांड वैल्यू दिखाती है, वहीं दूसरी तरफ इनकी वैल्यूएशन इनके वास्तविक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा दूर है और यहीं पे सारा रिस्क वाला फैक्टर आ जाता है। इसीलिए हमारे और आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको हाई वैल्यूएशन वाले यूनिकॉर्न्स में निवेश करने से पहले पी रेशियो और प्रमोटर के स्टेक्स में जो विरोधाभास है उसको समझ लेना चाहिए, क्योंकि आंखें बंद करके केवल ब्रांड के नाम पे पैसा लगाना हमेशा जोखिम भरा होता है। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि बाजार उम्मीदों पे चलता है, लेकिन क्या यह उम्मीदों की अति नहीं है? अगर लेंसकार्ट जैसी कंपनी जो अभी भी अपने मुनाफे के लिए संघर्ष कर रही है, अपने फाउंडर के स्टेक को इंक्रीज करने के चंद महीनों बाद अपने कंपनी की वैल्यूएशन 8 गुना बढ़ा देती है, 8 गुना ज़्यादा मांग मार्केट से कर रही है, तो कहीं ना कहीं यह भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता है? क्या सेबी को ऐसे मामलों में प्रमोटर के रिसेंट स्टेकिंग एक्टिविटी की जांच नहीं करनी चाहिए? क्या इसके लिए और सख्त नियम लाने की जरूरत नहीं है ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को वैल्यूएशन बबल से बचाया जा सके, उनका पैसा ना डूबे? तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा मामला समझ में आया होगा। बाकी क्या सोचते हैं आप इस बारे में, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।